हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास वो कौन था का पार्ट 15, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं सुने हों तो मेरे इसी चैनल पर आप सुन सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तुम गलत कह रहे हो, देवराज चौहान ने जेरी को देखकर शांत स्वर में कहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ और हो सकता है तुम लोगों के साथ काम करने लगूँ, पर पता तो चले कि क्या हो रहा है। कल मुझसे डेविड ब्राउन मिला था, वो मुझे कुछ और कह रहा था, परंतु अब उस स्क्रीन को देखकर लगता है कि वो कैद में है। जब तक मुझे सब कुछ पता नहीं चलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताऊंगी। नैन्सी कह उठी। जगमोहन सोहनलाल को क्यों कैद में रखा है? आज के दिन के लिए। मैं समझा नहीं। देवराज चौहान की निगाह नैन्सी के खूबसूरत चेहरे पर थी। अंकल डेविड ब्राउन मुझे और जेरी को ड्रग्स के धंधे में लाना चाहते थे, जबकि हम दोनों गोवा में ड्रग्स सप्लाई करके अपना खर्चा पानी चला रहे थे। ये बात 5 साल पहले की है। अंकल डेविड चाहते थे कि धीरे धीरे हम उनका धंधा संभाल लें। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, ऐसे में हम उनकी औलाद की ही तरह थे। मैंने जगमोहन और सोहनलाल के बारे में पूछा। तुम्हें मेरी बातों में हर बात का जवाब मिलेगा, नैन्सी बोली। ये बात 5 साल पहले की थी। जेरी तब 20 का था और मैं 25 की। अंकल डेविड का धंधा संभालना बहुत बड़ी बात थी, पर जेरी का विचार कुछ और था। ये बड़ी सोच सोच रहा था। अंकल डेविड के पास बेपनाह दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। वो हमें सब बता देते थे। उनके धंधे में 1000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क था। तब जेरी ने मुझे कहा कि अंकल बूढ़े हो चुके हैं, हम उनके साथ ठीक से काम नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा कि अंकल को अपने काबू में रखें और उनकी दौलत और आदमियों से हम अपने ढंग से काम लें। जेरी का विचार बुरा नहीं था, मैं मान गई। इस तरह 5 साल पहले हमने अंकल डेविड को यहाँ पर कैद रख लिया। उनके सारे नेटवर्क पर अपना अधिकार करने लगे। ये आसान काम नहीं था। इसमें हमें डेविड अंकल की भी मदद लेनी पड़ रही थी, क्योंकि अंकल के कई लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। अंकल हमारी बात इसलिए मानते रहे कि सुनैना भी हमारे कब्जे में थी। सुनैना को कोई तकलीफ हो वो नहीं देख सकते थे। सच बात तो यह है कि सुनैना की वजह से हमें अंकल पर काबू करने में हमें काफ़ी मदद मिली। देवराज चौहान ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। अंकल की दौलत पर हमारा कब्जा हो चुका था। उनके आदमियों के नेटवर्क पर और ड्रग्स पर हमारा कब्जा हो चुका था। हमने डेविड अंकल को कभी कोई तकलीफ नहीं दी, क्योंकि वो हमारी बात मानते रहे। यहाँ तक कि हमने उन्हें मोबाइल फ़ोन भी दे रखा था कि जिससे चाहे बात कर सकते थे, परंतु उनके कंधे पर ट्रांसमीटर भी फिट था कि जिससे बात करे, जो बात करे वो हमें पता चलती रहे। अंकल से कह रखा था कि अगर हमारे खिलाफ कभी बात करने की चेष्टा किसी से की तो फ़ोन ले लिया जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। अंकल ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। फ़ोन उनके पास रहा। अंकल सुनैना को लेकर बाहर भी घूमने जाते थे, परंतु हमारे आदमी उस पर नज़र रखते थे। हमारी यही कोशिश रही कि अंकल लोगों को कम से कम दिखें। मेरी बात समझ रहे हो ना देवराज चौहान? हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। इसका मुस्कुराना जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जेरी ने आंखें सिकोड़कर कहा। तो मुझ पर खामखा शक क्यों कर रहे? मेरा दिल नहीं मान रहा तुम्हें देखकर कि तुम हमारे काम के आदमी हो। जेरी, नैन्सी कह उठी। तुम चुप रहो कुछ देर। सिस्टर, मेरी बात को सीरियसली लो। मैं बस चुप हो जाओ, मुझे देवराज चौहान से बात करने दो। जेरी चुप हो गया, परंतु देवराज चौहान के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखते रहे। तो देवराज चौहान, मैंने और जेरी ने पूरी तरह अंकल डेविड पर, अंकल के ड्रग्स के बिजनेस पर, अंकल के आदमियों पर, अंकल की बेपनाह दौलत पर काबू पा लिया। हमने हर काम आराम से किया। इस काम में हमें 2 साल लग गए। सच बात तो यह है कि जेरी ने हर काम ठीक से संभाला। मैं इसकी तारीफ करती हूँ। नैन्सी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके बाद हमने मुंबई में नया गैंग शुरू किया। सब काम डेविड अंकल के नाम से किया जाता।
मैं और जेरी पीछे रहकर हर काम को चलाते। जहां अंकल की ज़रूरत होती उन्हें आगे कर दिया जाता। मुंबई के गैंग के साथ हमने अंकल डेविड का नाम नहीं जोड़ा था, क्योंकि जेरी की योजना कुछ और थी। पैसा और ताकत हमारे पास थी। ऐसे में जेरी चाहता था कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड पर राज करें। ये आसान काम नहीं था, लेकिन किया जा सकता था। इसकी शुरुआत हमने गोवा से की। 2 साल लगातार काम करके हमने गोवा के अंडरवर्ल्ड को अपनी छत्र छाया में ले लिया। गोवा अंडरवर्ल्ड में डेविड ब्राउन का नाम चलता है। हर कोई डेविड ब्राउन को जानता है, हमें नहीं। अंडरवर्ल्ड का हर काम हमारे इशारे पर होता है। हम काम करने वालों को कमीशन या महीने के पैसे देते हैं। डेविड का नाम आगे करने का फ़ायदा? देवराज चौहान ने पूछा। हमें वक्त चाहिए था। हम नहीं चाहते थे कि हम कानून के पचड़े में फंसे और हमारे काम की रफ्तार कम हो। इसलिए डेविड अंकल का नाम हमने आगे रखा। गोवा के बाद हमने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर नज़रें टिका दी कि इस पर कैसे अधिकार जमाया जा सके। हमारा गैंग मुंबई में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था। टोनी, बलसार, जोएल उसे संभाल रहे थे और पावड़े दिखावे के तौर पर आगे था। परंतु तुमने सब कुछ खराब कर दिया। हमारे खास लोगों की जान ले ली। खैर, अंकल डेविड के मुंह से एक बार निकला था कि सोनू सावंत का परिवार है, पत्नी है, बेटी है। सोनू सावंत जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन अपनी बेटी मैना को अपने से भी ज़्यादा चाहता है। हमारे आदमियों ने मुंबई में महीने भर की मेहनत के बाद सोनू सावंत की पत्नी और बेटी को ढूंढ निकाला। सोनू सावंत का ध्यान हम गैंग की तरफ लगाना चाहते थे, इसलिए उसकी बेटी का अपहरण गैंग के लोगों से करवाया और मेरे खास आदमी उसे यहाँ गोवा में ले आए। सोनू सावंत को ब्लैकमेल करने के लिए? देवराज चौहान बोला। हाँ, अगर सोनू सावंत अपनी ताकत हमारे गैंग को सौंप देता है तो आधे से ज़्यादा मुंबई अंडरवर्ल्ड हमारे कब्जे में आ जाएगा। इसका असर ये होगा कि कई लोग भी हमसे जुड़ जाएंगे। जो रह जाएंगे उन्हें हम तैयार कर लेंगे। इस तरह मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी हमारा कब्जा हो जाता। परंतु बेटी का अपहरण हुआ पाकर सोनू सावंत ने अंकल डेविड को खबर दी। अंकल को हमने नहीं बताया था कि मुंबई का वो गैंग भी हमारा है। पता होता तो वो जगमोहन को फ़ोन न करते, हमसे बात करते। लेकिन उन्होंने जगमोहन को फ़ोन किया। सब कुछ बताकर सोनू सावंत की बेटी को ढूंढ लाने को कहा। पुरानी पहचान थी। जगमोहन मान गया। इसके कुछ घंटों बाद हमें पता चला कि अंकल ने ऐसा कर दिया है, तो हमने उनसे फ़ोन ले लिया और उन पर कुछ सख्ती भी कर दी। जगमोहन पावड़े से बात करने की चेष्टा में था कि मैना को वापस ले सके, परंतु पावड़े को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि जोएल, टोनी, बलसार भी मैना के बारे में अनजान थे। तब तक हमारे लोग सोनू सावंत और उसके खास आदमियों पर कब्जा पाते जा रहे थे। हम सोनू सावंत को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि वो अपनी सारी ताकत हमारी गैंग को देकर एक तरफ बैठ जाए, नहीं तो उसकी बेटी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। इस दौरान हमारे लोग जगमोहन पर भी नज़र रख रहे थे, जो कि पावड़े को खामखा परेशान कर रहा था। अंकल ने हमें तुम्हारे बारे में भी बता रखा था कि तुम खतरनाक आदमी हो। जगमोहन ने अंकल को बताया था कि तुम मलेशिया में हो। ऐसे में हम नहीं चाहते थे कि जगमोहन की वजह से तुम इस मामले में दखल दो। तुम वापस आओ। उससे पहले ही हमने जगमोहन का अपहरण करके उसे यहाँ मंगवा लिया। उसके बाद सब कुछ शांत पड़ गया। हम सोनू सावंत को राजी करते रहे कि वो हमारी बात माने। कुछ दिनों में वो हमारी बात मान गया। तभी तुम मलेशिया से आ गए और जगमोहन को ढूंढने लगे। तुम्हारी वजह से हमें अपने कामों में परेशानी आने लगी और तुम लोगों ने मेरी हत्या करवा देनी चाहिए। देवराज चौहान गंभीर था। हाँ, नैन्सी ने सिर हिलाया। हम क्या, हर कोई यही करता। तुम पर फायरिंग करवाई गई। बबलू ने तुम्हें रास्ते से हट जाने की सलाह दी। तुम नहीं माने तो बबलू ने तुम्हें 2-3 बार ख़त्म करने की चेष्टा की। जब तुमने बबलू की कलाई तोड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम तो कमाल के आदमी हो। बबलू की कलाई तोड़ना बहुत बड़ी बात है। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपना आदमी बनाऊंगी। बबलू ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। सोहनलाल को क्यों पकड़ा? वो मेरी तस्वीर दिखाकर गोवा में भटक रहा था। मेरे लिए अच्छी खबर नहीं थी। जगमोहन और सोहनलाल को जिंदा क्यों रखा?
तुम्हारी खातिर, ताकि तुम्हें हम बता सके कि हमें तुम्हारे दोस्तों का कितना ख्याल है। उनका हम इसी तरह ख्याल रखेंगे अगर तुम हमारे साथ काम करने लगे। नैन्सी ने गंभीर स्वर में कहा। फिर तो तुम लोग मुझे कहीं भी मिलकर सब कुछ कह सकते। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे खबर थी। नैन्सी मुस्कुरा पड़ी। मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी जब तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आते। तुम्हारी काबिलियत पूरी तरह चेक कर लेना चाहती थी। मेरे ख्याल से अभी भी तुम मेरी काबिलियत को देख नहीं पाई। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्या मतलब? मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। देवराज चौहान ने स्क्रीनों की तरफ देखा। जानती हूँ तुम क्या नहीं कर सकते। जो बबलू की कलाई तोड़ सकता है वो कुछ कर। मैडम, चांदी के दांत वाले ने नाराज़गी से कहा, बार बार मेरी टूटी कलाई का जिक्र मत करो। ठीक है, ठीक है, नहीं करती। फिर वो देवराज चौहान से बोली, सोनू सावंत अपनी ताकत देने के लिए तैयार बैठा है। अगर तुम्हें मेरी ऑफर मंजूर है तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन तुम्हें बनाया जा सकता है। आगे तुम होंगे, पीछे से हम अंडरवर्ल्ड के राजपाट को संभालेंगे। देवराज चौहान बोलो। तुम सिस्टर, तुम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रही हो। जेरी सख्त स्वर में कह उठा। तुम चुप रहोगे? नैन्सी के चेहरे पर गुस्सा सा आया। देवराज चौहान के मामले में तुम अपनी क्यों चला रही हो? क्या तुम्हें ये पसंद है? शट अप जेरी, मैं सिर्फ अपने काम को बेहतर बनाने की सोच रही हूँ। देवराज चौहान में ताकत है, अकल है। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड को बेहतर ढंग से चला सकेगा। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। पर तुम मेरी बात नहीं समझ रही कि जल्दी मत करो। ये इंसान मुझे हमारे काम का नहीं लगता। जेरी ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। इसकी आंखें बताती है कि ये पक्के इरादे वाला व्यक्ति है। ऐसे लोग हमारे काम के नहीं हो सकते। एक बार अंकल ने भी कहा था कि ये खतरनाक है। ये पक्के इरादे वाला है, खतरनाक है, तो इसमें बुरा क्या है? हमारा ही फायदा। हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें हम उंगलियों पर नचा सके। जेरी ने गहरी सांस ली। ये वैसा नहीं है। नैन्सी ने देवराज चौहान को देखकर कहा, क्या तुम हमारी बातें पूरी तरह मानोगे? जो हम कहेंगे वो करोगे? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोच भरे स्वर में बोला, पहले मैं जगमोहन, सोहनलाल और डेविड से मिलना चाहूँगा। इस तरह तुम जगमोहन सोहनलाल से नहीं मिल सकते। जेरी तेज स्वर में कहता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम हमारे सामने कोई भी शर्त नहीं रख सकते। मत भूलो कि तुम हमारे इशारों पर काम करने वाले हो। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारी बात माने, कोई भी सवाल न करे। तुम तो हमारे सामने शर्त रख रहे हो। मैं अभी तुम्हारा आदमी नहीं बना। देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। क्या मतलब? मैंने अभी हाँ नहीं की। सुना सिस्टर? जेरी ने व्यंग भरी नज़रों से नैन्सी को देखा। ये कितनी समझदारी से बात कर रहा है। तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए देवराज चौहान। नैन्सी गंभीर स्वर में बोली। जगमोहन, सोहनलाल और डेविड से मिलने। जो हमारे लिए काम करते हैं वो अपनी शर्त नहीं रखते। ये शर्त नहीं है। इस तरह मैं सोचने का वक्त ले रहा हूँ। मैंने भी तो सोचना है इस नई स्थिति पर। नैन्सी के चेहरे पर सोच के भाव दिखे। अब तुम ये मत कह देना कि इसकी बात मान लेते हैं। जेरी तुरंत तेज स्वर में बोला। देवराज चौहान ने लैला पर नज़र मारी। रिवाल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। वो कम से कम 6 कदम की दूरी पर थी। चांदी के दांत वाले को देखा। वो भी दूसरी तरफ इतनी ही दूरी पर खड़ा था। जेरी कुर्सी से 2 कदम आगे खड़ा था। 4 कदमों का फासला था और नैन्सी 3 कदम के फासले पर सामने मौजूद थी। अन्य 3 आदमी कुर्सियों पर इस तरह बैठे स्क्रीन पर नजरें दौड़ा रहे थे जैसे इधर की बातों से उन्हें कोई मतलब ही ना हो। हम तुम्हारी इस बात को तब तक नहीं मान सकते जब तक तुम हमारे लिए काम ना करने लगो। नैन्सी कह उठी। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। देवराज चौहान ने नैन्सी को देखकर कहा। इतनी जल्दी मैं फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, जेरी कह उठा, पर अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम हमारे पास ही कैद रहोगे। अगर तुम्हारी हाँ रही तो तुम्हारे बारे में सोचेंगे।
नहीं तो तुम और तुम्हारे दोनों साथियों को हम ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ जेरी, नैन्सी ने कहा। इतनी सख्त भाषा मत बोलो। देवराज चौहान माना हुआ है। तुम खामोश रहो सिस्टर, आगे की बात मुझे संभालने दो, जेरी तीखे स्वर में बोला। उसी पल देवराज चौहान ने चीते जैसी फुर्ती से पैंट के साथ कमर में फंसा लंबे फल का शिकारी चाकू निकाला और अगले ही सेकंड लैला की तरफ छलांग लगा दी, परंतु चाकू वाला हाथ नैन्सी की तरफ बढ़ा दिया। देवराज चौहान का शरीर हवा ही में था कि नैन्सी की तरफ बढ़ा चाकू वाला हाथ। चाकू का अगला कोना नोक नैन्सी की ठोड़ी के नीचे गले को 1.5 इंच तक काटता चला गया। नैन्सी के शरीर को झटका लगा। तब तक देवराज चौहान लैला के पास पहुंच चुका था। लैला कुछ नहीं समझ सकी थी कि क्या हुआ है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। देवराज चौहान की रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में थी और हाथ नीचे को था कि लैला से टकराते ही देवराज चौहान ने चाकू वाला हाथ उसके गले पर घुमा दिया। चाकू का लंबा चौड़ा फल लैला का आगे की तरफ से गला काटता चला गया। देवराज चौहान बला की तेजी से पलटा और उसी पल चाकू चांदी के दांत वाले व्यक्ति की तरफ फेंका। अगले ही पल चाकू उसके सीने में घसा दिखा। तब वो जेब से रिवॉल्वर निकालने की चेष्टा में था कि उसका हाथ बिना रिवॉल्वर लिए ही जेब से निकला और छाती पर घसे चाकू पर जा टिका। चेहरे पर पीड़ा के भाव दिखने लगे। तभी देवराज चौहान ने जेरी को एक तरफ बनी अलमारी की तरफ भागते देखा। देवराज चौहान ने फुर्ती से लैला के हाथ से गिरी रिवॉल्वर उठाई और चिल्लाया, रुक जाओ जेरी, वरना गोली मार दूंगा। स्टॉप! अलमारी तक पहुंच चुके जेरी के पांव थम गए। उसने पलटकर देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव दिख रहे थे। अलमारी से पीछे हट जाओ, देवराज चौहान गुर्राया। जेरी पीछे हटने लगा। तभी देवराज चौहान ने चांदी के दांत वाले पर फायर कर दिया। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से मध्यम सी आवाज़ उभरी। गोली उसकी छाती पर लगी। वो लड़खड़ाकर पीछे को जा गिरा। जेरी पर नज़र रखे देवराज चौहान ने उन तीनों व्यक्तियों पर भारी भारी फायर किया जो सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीनों पर नज़र रखते थे, परंतु इस वक्त कमरे का हश्र देखकर वो खड़े हो चुके थे। गोलियां लगते ही वो तीनों कुर्सियों टेबलों से टकराकर नीचे गिरे। देवराज चौहान की निगाह जेरी पर जा टिकी। चेहरे पर मौत के भाव थे। जेरी फक्क चेहरे से देवराज चौहान को देख रहा था। नैन्सी का शरीर शांत पड़ चुका था। लैला की आंखें फटी पड़ी थी, वो भी मर चुकी थी। फर्श पर खून फैल चुका था। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान जेरी की तरफ बढ़ा। कमरे में मौत सा सन्नाटा था। अब कमरा लाशों और खूनों से भरा लग रहा था। देवराज चौहान की कदमों की आहटें उठ रही थी। जेरी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पास पहुंचकर देवराज चौहान ने जेरी की छाती पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। तो मुझे मार दोगे? जेरी के स्वर में कंपन था। तभी हल्की सी आहट उभरी। देवराज चौहान ने फौरन सिर घुमाया। चांदी के दांत वाला फर्श पर पड़े रिवॉल्वर निकालकर देवराज चौहान पर फायर करने की चेष्टा में था। देवराज चौहान ने जेरी की छाती से नाल हटाई, चांदी के दांत वाले पर फायर किया और नाल पुनः जेरी की छाती पर रख दी और जेरी को दांत पींचकर देखा। जेरी की आंखों में खौफ था। तुमने सिस्टर को मार दिया? तुम भी मरना चाहते हो? देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी थी। नहीं, जेरी का स्वर लड़खड़ाया। तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो। क्या? जगमोहन, सोहनलाल, डेविड ब्राउन, सुनैना और सोनू सावंत की बेटी मैना को यहाँ बुलाओ। नहीं, तुम मेरी बात। लास्ट चांस, देवराज चौहान बेहद खतरनाक स्वर में बोला। मेरी बात मानो या मरो, मुंह से कुछ मत कहना। जेरी मौत के आतंक में गिर चुका था। हाँ, वो टेबल पर इंटरकॉम है। इंटरकॉम से? देवराज चौहान ने उसकी छाती से रिवॉल्वर हटाई और उसकी बाह पकड़े खींचकर टेबल तक लाया और पुनः रिवॉल्वर उसके सिर से लगाकर कहा, जो करना चाहते हो करो, वो ही करना जो मैं चाहता हूँ। देवराज चौहान गुर्राया। जेरी ने कांपते हाथों से इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और देवराज चौहान के कहे मुताबिक अपने आदमी को निर्देश देकर रिसीवर रखा और देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की मौत भरी निगाह जेरी पर थी।
रिवॉल्वर हटा लो। मैंने वही किया जो तुमने कहा। जेरी फीके स्वर में बोला। नहीं हटा सकता। दरवाज़ा खोलकर तुम्हारा कोई आदमी आ सकता है। इस कमरे को भी कैमरे से देखा जाता है ना। नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। तुम्हें जगमोहन और सोहनलाल को कैद नहीं करना, ये सिस्टर का आइडिया था। वो तुमसे काम लेना चाहती थी। जेरी ने जल्दी से कहा। मैं तो सिस्टर को, तुम इन्हें कैद ना करते तो इनका क्या करते? जेरी चुप रहा। बोलो। वो कुछ नहीं बोला। मैं जानता हूँ तुम क्या करते। कहने की जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। तुम हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड को एक करके उस पर राज करना चाहते थे। बुरी सोच है तुम्हारी। ऐसा ना तो कभी हुआ है न कभी होगा। जाने कितने आए और अंडरवर्ल्ड के किंग की कुर्सी पर बैठे और लुप्त हो गए। सिर्फ एक शहर का अंडरवर्ल्ड किंग, परंतु वो भी उस शहर के चंद लोगों पर राज कर सका, पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड पर नहीं। मुझे मारना मत। जेरी सूखे होठों पर जीभ फेरकर बोला। क्यों? मैं मरना नहीं चाहता। जेरी का स्वर कांपा। कोई भी मरना नहीं चाहता, परंतु उन्हें मरना पड़ता है। नैन्सी, लेला और ये हत्यारा भी मरना नहीं चाहता था, पर ये सब मर चुके हैं। तुम भी मुझे मारने की बात कर रहे थे। मैं तब गुस्से में था और अब गुस्सा उतर गया। देवराज चौहान ने कहर भरे स्वर में कहा। या मौत को सामने देखकर होश आ गया। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम करूँगा, पर मुझे मारना मत। जेरी की आंखें भर आई। तुमने मेरी सिस्टर को मार दिया। मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब मेरी जान नहीं लेना। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें पैसा। तभी दरवाज़ा खुला। दोनों की नज़रें उस तरफ उठी। 3 गनमैन जगमोहन, सोहनलाल, डेविड, सुनैना और मैना को लेकर भीतर आ गए, परंतु कमरे की हालत देखकर वे सन्न रह गए। जगमोहन, सोहनलाल, डेविड ब्राउन ने देवराज चौहान को देखा तो सब समझ में आ गया। नन्ही मैना लाशें देखकर घबरा उठी थी कि सुनैना ने उसे अपने से सटा लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख लिया। सुनैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अपने लोगों से कहो कि दरवाज़ा बंद करें और गने फेंक दें, देवराज चौहान ने जेरी से कहा। जेरी ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने फौरन गने फेंकी। दरवाज़ा बंद किया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल जेरी के सिर से लगा रखी थी। मैंने सुनैना से कहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, डेविड ब्राउन गंभीर स्वर में बोला। मुझे देर तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन था जिसके लिए जगमोहन काम कर रहा था। अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती कि वो तुम थे, तो यहाँ तक मैं पहले पहुँच गया होता, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। ये देवराज चौहान है? सुनैना ने डेविड से पूछा। डेविड ब्राउन ने सहमति से सिर हिला दिया। मुझे छोड़ दो अंकल, जेरी ने डेविड ब्राउन से कहा। इसे कहो मुझे मत मारे, मैं मरना नहीं चाहता। तुमने मुझे और सुनैना को 5 सालों से यहाँ कैद कर रखा है, डेविड ब्राउन ने गंभीर स्वर में कहा। कितनी तकलीफ़ें दी हमें। हमारी ज़िंदगी तूने और नैन्सी ने तबाह कर दी। सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दो। माँ, मैं छोड़ना मत इस कमीने को, जगमोहन गुस्से से कह उठा। डेविड, अगर ये मर गया तो तुम क्या करोगे? देवराज चौहान ने पूछा। मैं सब कुछ खत्म करके आराम से ज़िंदगी बिताऊंगा, डेविड कह उठा। यहाँ तुम्हारा कंट्रोल है, इसके मरने के बाद मेरा कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा मेरे पुराने आदमी हैं। इन्होंने मेरी हुकूमत पर अपना कब्जा करके खेल को आगे बढ़ाया था। डेविड ने नफरत भरी नज़रों से जेरी को देखा। प्लीज़ अंकल, मुझे बचा लीजिए, मैं आपका भतीजा। तभी देवराज चौहान ने ट्रैगर दबा दिया। सिर से सटी नाल से गोली निकली और जेरी की दूसरी तरफ की कनपट्टी से गोली बाहर निकलकर फर्श पर जा गिरी। देवराज चौहान जेरी से पीछे होता चला गया। चंद पल तो जेरी का शरीर उसी प्रकार खड़ा रहा, फिर कटे पेट की तरह नीचे जा गिरा। शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वो मर चुका था। गहरी खामोशी सी आ गई थी वहाँ। डेविड ब्राउन उन तीनों आदमियों की तरफ पलटा जो उन्हें यहाँ लाए थे। कैसे हो दोस्तों? मैं फिर लौट आया। यहाँ का नज़ारा तो तुम लोगों ने देख ही लिया है, डेविड ने कहा। तीनों के चेहरों पर घबराहट के भाव थे। जी डेविड साहब, अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, पहले की तरह।
समझ गए। डेविड का स्वर कठोर था। जी डेविड साहब, ये बातें सबसे कह दो बाहर, और यहाँ से लाशें उठाने का इंतजाम करो। जाओ। वे तीनों बाहर निकल गए। डेविड 14 वर्षीय मैना के पास पहुँचा। मैना, मेरी बेटी, डेविड प्यार से बोला। तुम कैसी हो? मैना ने सिर हिला दिया। वो घबराहट में थी। मैना ने हाँ में सिर हिलाया। बहुत जल्दी तुम मम्मी पापा के पास होगी। मैं अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करता हूँ। कहने के साथ डेविड ब्राउन देवराज चौहान की तरफ पलटा। तुम यहाँ से मुंबई जाओगे देवराज चौहान? हाँ। मैना को सोनू सावंत के हवाले कर देना। इसे साथ ले जाओ। डेविड बोला। या कोई और इंतज़ाम करूँ इसे भेजने का? मैं ले जाऊँगा इसे। तुम्हारे साथ ये सुरक्षित रहेगी। याद है तुमने सब कुछ खत्म करने को कहा है। नैन्सी और जेरी के काम को आगे नहीं बढ़ाओगे। देवराज चौहान बोला। ये दोनों बेवकूफ़ थे। इनके पास अनुभव की कमी थी। दिमाग और मेहनत के साथ अनुभव की भी ज़रूरत होती है। इन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था कि तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ जाता। पर ये खुद को अक्लमंद और ताकतवर समझते रहे। मैं शुरू से ही जानता था कि इनकी कश्ती में कभी छेद जरूर होगा, और ये खुद को डूबने से बचा नहीं पाएंगे। आज ऐसा ही हो गया। अंडरवर्ल्ड की राह उस आग की तरह है जो जरा सी लापरवाही होते ही जलाकर खाक कर देती है। ये रास्ता सबके लिए नहीं है। जिनके लिए है वो भी इस आग से बच नहीं पाते। देर सवेर वो भी जल जाते हैं। डेविड ब्राउन ने कहकर गहरी सांस ली। तुम यहाँ के हालात संभालो, हम चलते हैं। देवराज चौहान ने कहा। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। आओ सुनैना। जगमोहन ने आगे बढ़कर मैना का हाथ थाम लिया। तभी 7-8 लोगों ने भीतर प्रवेश किया। वो सब डेविड ब्राउन को सलाम मारने लगे। जल्दी से कमरा साफ करो, डेविड ब्राउन सख्त स्वर में बोला। लाशें समंदर में फेंक दो। जी डेविड सर। वो सब कमरे से बाहर निकले। बाहर सबको पता चल चुका था कि नैन्सी जेरी मारे जा चुके हैं, और डेविड ब्राउन ने सब संभाल लिया है। अधिकतर वहाँ डेविड के पुराने लोग भी थे। सब कुछ ठीक से डेविड ब्राउन के काबू में आ गया था। तुम अकेले हो? सोहनलाल ने देवराज चौहान से पूछा। बाहर विक्रम साठे है, देवराज चौहान ने बताया। साठे? जगमोहन बोला। वो तो डरपोक इंसान है। तुम्हारे साथ यहाँ तक कैसे आ गया? वो बढ़िया बंदा है। उसने इस मामले में मेरा बहुत साथ दिया है। देवराज चौहान मुस्कुराया। वो कभी मोटा उधार भी मांगे तो पैसा उसे दे देना। वो हर कदम, हर खतरे में मेरे साथ रहा। लेकिन अभी तो उसने पहले का 1,70,000 देने हैं, जगमोहन ने जल्दी से कहा। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर जगमोहन को देखा। ठीक है, जगमोहन ने मुंह फेर लिया। जब वो पैसा मांगेगा तो दे दूंगा। क्या उसने अब पैसा मांगा है? अभी तो नहीं। अब तुम्हारे साथ रहा है तो मौका मिलते ही वो ज़रूर मांगेगा। मैं उसकी आदत जानता हूँ। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारा साथ दिया। देवराज चौहान ने जगमोहन के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ देवराज चौहान, डेविड ब्राउन बोला। 5 साल बाद मुझे और सुनैना को आज़ादी मिली है। मैं जगमोहन को ढूंढ रहा था, सोहनलाल को ढूंढ रहा था, तुम्हें नहीं। देवराज चौहान सामान्य स्वर में बोला। इसलिए मेरा एहसानमंद होने की जरूरत नहीं। इस गैंग को, नैन्सी जेरी के कामों को ख़त्म कर देना। ये लोग समाज में गलत काम कर रहे थे। नशा और वेश्यावृत्ति से लोगों का जीवन तबाह कर रहे थे। 10-12 दिन लगेंगे सब कुछ खत्म करने में। मैं भी अब आराम से जीना चाहता हूँ, डेविड ब्राउन ने गंभीर स्वर में कहा। मैना को सोनू सावंत के हवाले फ़ौरन करना। वो अपनी बेटी के लिए तड़प रहा होगा। मैं अभी उसे फ़ोन भी कर दूंगा कि सब ठीक है। वे सब बंगले से बाहर निकल आए थे। गेट के बाहर विक्रम साठे परेशानी में खड़ा दिख गया देवराज चौहान को। विक्रम साठे ने उन्हें देखा तो फौरन विकेट गेट खोलकर भीतर दौड़ आया। जगमोहन और सोहनलाल मिल गए। तुमने तो सच में कमाल कर दिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर साठे ने जगमोहन और सोहनलाल को गले लगाया। कैसे हो तुम दोनों? सोहनलाल मुस्कुराया। बहुत खुश हो रहा है साठे, जगमोहन बोला। क्यों न हूँ,
तुम लोगों की तलाश में हमारी सांस फंसी पड़ी थी। साठे ने डेविड ब्राउन को देखा। ये कौन है? डेविड ब्राउन। ओह! साठे ने गहरी सांस ली। ये डेविड ब्राउन है? देवराज चौहान को देखकर पूछा। भीतर क्या हुआ? देवराज चौहान ने बताया। सब कुछ सुनकर विक्रम साठे ने गहरी सांस लेकर कहा, जो भी हो, तुम लोग मिल गए, मुझे इसी की खुशी है। फिर जगमोहन का हाथ पकड़कर बोला, जरा इधर तो आ। किधर? जगमोहन ने साठे को देखा। जरा साइड में, तेरे से बात करनी है। जगमोहन साठे के साथ कुछ कदम दूर जाकर बोला, क्या बात है? यार कुछ पैसे चाहिए। साठे हाथ मलता कह उठा, पैसे? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। पहले का 1,70,000, वो सब दे दूंगा, मुझे जरा नोटों की ज़रूरत। देवराज चौहान ने पहले ही कह दिया था कि तू अब नोट मांगेगा। जगमोहन उखड़ा। देवराज चौहान ने ऐसा कहा, साठे का चेहरा उतर गया। मैंने तो हर कदम पर देवराज चौहान की सहायता की और उसने ऐसा कहा, ठीक है, मत दो यार, किसी और से ले लूँगा। जगमोहन एकाएक मुस्कुराकर साठे के कंधे पर हाथ मारता कह उठा, फिक्र क्यों करता है? तेरे को जो चाहिए मिल जाएगा, मुंबई तो पहुँचने दे। साठे का चेहरा खिल उठा।